प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th, मेरा नाम है पवन द्विवेदी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरा सुल्तानाबाद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अध्याय 6 को, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। देखिए, आपने देखा होगा कि चौकीदार गेट पर अपनी ड्यूटी करता है। हम अपने कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आप घर में बैठकर इन दिनों टीवी देखकर पढ़ाई कर रहे हैं। डिजी लैब पर जो वीडियोस आप देख रहे हैं, आप घर पर बैठकर अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब है आप समझ रहे हैं कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं आपको अध्यापन कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। कोई व्यायाम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो आपके मन में एक सवाल आता है कि ये सारी चीज़ों को हम सब लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में कार्य की संज्ञा देते हैं। सामान्य बोलचाल में, हमारी भाषा में ये सब काम हैं जो हम कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, हम गाना गुनगुना रहे हैं, इस सब को हम काम कहते हैं कि हम बहुत सारा काम करते हैं। कोई आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसने बहुत सारा काम कर लिया। लेकिन फिजिक्स में इसे काम नहीं कहा जाता। विज्ञान की भाषा में कार्य का मतलब अलग है। सामान्य रूप से हम दैनिक जीवन में कार्य शब्द का प्रयोग प्रायः सभी कामों के लिए करते हैं। घर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, कोई गाना गा रहे हैं, ये सब हम ये बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में, भौतिकी की भाषा में ये कार्य नहीं है। भौतिकी में कार्य होना केवल तभी माना जाता है जबकि किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और वस्तु में विस्थापन हो, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, तब हम कहते हैं कि कार्य हो रहा है। आगे चल के हम कार्य की 3 चीजों को और समझेंगे। तो देखिए, जब बल लगाने पर विस्थापन होता है, जब हम किसी वस्तु को खींचें इस तरह से, तो बल लगाने पर यदि वस्तु डिस्प्लेस होके स्थिति परिवर्तन करके दूसरी जगह चली जाती है, तो हम उसको कहते हैं कि कार्य हो रहा है। तो किसी अचर बल द्वारा किए गए कार्य को हम सबसे पहले समझें, और उसकी कंडीशन क्या, जब बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो। इसके आगे हम यदि अन्य दिशा में विस्थापन होता है तब उसकी बात करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि एक ये बॉक्स है, एक ये ब्लॉक है, इस पे F फोर्स लगाया गया, F बल लगाया गया और इसको यहां डिस्प्लेस किया गया, इतनी दूरी खिसकाया गया, यानी D इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेक्टर D डिस्प्लेसमेंट हुआ। स्केलर में हम परिमाण रूप में बोलेंगे D, यानी D दूरी ये ब्लॉक विस्थापित हो गया। तो इसका मतलब यह है कि कार्य की परिभाषा इस स्थिति में यह है कि किसी अचर बल द्वारा किया गया कार्य इस बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर। तब ये कंडीशन क्या है, जब बल की दिशा में ही वस्तु का विस्थापन हो। हम ये मान लेते हैं कि बल का परिमाण कैपिटल F है और बल की दिशा में इस ब्लॉक का, इस वस्तु का विस्थापन का परिमाण क्या है, D है, डिस्प्लेसमेंट, या हम इसे S भी मानते हैं। तो इस बल के द्वारा जो किया गया कार्य, इस डेफिनेशन से, इस डेफिनेशन को आप नोट करिएगा, किसी अचर बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि मैग्नीट्यूड फोर्स का F है, डिस्प्लेसमेंट D है, तो किया गया कार्य इस परिभाषा के हिसाब से होगा कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, यानी F इंटू D। यदि हम S मानते हैं विस्थापन को, के परिमाण को, तो F इंटू S लिख देंगे। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। किसी बुक में आपको F इंटू D लिखेगा तो D को भी हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और S को भी हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वेक्टर S को, और S उसका परिमाण होता है, वो दूरी होती है। तो इस तरह से बल और विस्थापन का गुणनफल, जबकि बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो, इस कंडीशन में कार्य की गणना हम इस फार्मूले से करेंगे। अब हम दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में ही हो, किसी अन्य दिशा में भी हो सकता है। इसका मतलब है बल और विस्थापन के बीच में कोई एंगल बनेगा, कोई कोण बनेगा। तो इस कंडीशन में, जबकि बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन बल की दिशा से थीटा कोण पर होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, ये किया गया कार्य, बल तथा बल की दिशा में
विस्थापन के घटक के कंपोनेंट के गुणनफल के बराबर होता है। ये बल के घटक के गुणनफल से भी हम निकाल सकते हैं। विस्थापन की दिशा में बल के घटक का गुणा कर दें या बल की दिशा में विस्थापन के घटक का गुणा कर दें, तो उससे इस कंडीशन में कार्य की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस स्थिति में जबकि बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण बन रहा है, बल की दिशा में विस्थापन ना होकर किसी अन्य दिशा में हो रहा है, हम मान लेते हैं थीटा कोण हो रहा है, तब उस कंडीशन में हम इसके घटक का गुणा करेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए कि एक फोर्स F इस ब्लॉक पे इस तरह से लग रहा है और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। फोर्स का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट d है, ये विस्थापन इसका वेक्टर d है। ये ब्लॉक यहां से यहां तक गया, लेकिन बल का डायरेक्शन क्या है, ये है एक्स एक्सिस के अलोंग है। तब हम ये कह सकते हैं कि बल, विस्थापन और बल के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तब इसका जो घटक निकलेगा, बल की दिशा क्या है, ये है एक्स अक्ष। इसका घटक हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखिए ये कोण है, ये कोण के सामने की भुजा लंब है, हम कॉस थीटा निकाल लें। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण में हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है, तो आधार बराबर होगा कर्ण गुणित कॉस थीटा। तो कर्ण में कॉस थीटा को गुणा कर दें तो ये कर्ण का परिमाण क्या है, डी कॉस थीटा। इसका क्या आएगा, बल की दिशा में घटक आएगा। तो हम F में इसका गुणा कर देंगे, यानी हमारी परिभाषा से हम क्या कह रहे हैं, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन का घटक। तो बल का परिमाण क्या हो गया, F हो गया, और बल की दिशा में इस डायरेक्शन में इसका घटक हमने निकाला किससे, कॉस थीटा से। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार ये है, आधार निकालना था तो कर्ण का त्रियक गुणा हमने कॉस थीटा में। ये प्रक्षेप कहलाता है एक्चुअली में, इसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं ये प्रक्षेप है। तो W = FD कॉस थीटा, ये आ गया। अब FD कॉस थीटा को आप देख रहे हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट है, जो पहले समतल में गति में और उससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट को। ये अदिश गुणनफल कहलाता है। डॉट प्रोडक्ट दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। आपको पता है कि दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, तो A डॉट वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है AB कॉस थीटा। दोनों के बीच की कोण की कोसाइन यहां आती है, कॉस थीटा आती है। तो ये फार्मूला है किसका, डॉट प्रोडक्ट का। इसका मतलब यदि इस रूप में कोई व्यंजक लिखा हुआ है तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो देखिए A की जगह यहां क्या लिखा है, F लिखा है, B की जगह क्या लिखा है, D लिखा है, और कॉस थीटा लिखा है। देन इट कैन बी रिटन एज वेक्टर A डॉट वेक्टर B। तो यू कैन राइट W = वेक्टर F डॉट वेक्टर D। इसका मतलब ये हुआ, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कार्य का मान बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। इस कार्य की गणना अब दूसरा मैं बता रहा था, अभी हमने विस्थापन का बल की दिशा में घटक निकाला। आप बल का विस्थापन की दिशा में घटक निकालकर भी कार्य की गणना कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम समझ लेते हैं। इस कार्य की गणना विस्थापन की दिशा में बल के घटक F cos थीटा और विस्थापन के गुणनफल से भी की जा सकती है। कैसे, वही कंडीशन है कि हमने फोर्स लगाया और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में थीटा कोण बन रहा है। अब हम इस बल का इस विस्थापन की दिशा में घटक निकालें तो वो आएगा F cos थीटा। विस्थापन की दिशा में बल का घटक क्या हो गया, F cos थीटा, और विस्थापन क्या हो गया, D। तब भी क्या आएगा, FD cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर F डॉट वेक्टर D। इसका मतलब है कि कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये चूंकि अदिश गुणनफल है इसलिए अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि है, इसका मात्रक आप याद रखें जूल है,
यही ऊर्जा का मात्रक है। सीजीएस यूनिट को हम अर्ग कहते हैं। 1 जूल 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। फर्स्ट यूनिट जब आप पढ़ रहे थे मापन एवं मात्रक, तब आपने एक प्रश्न पढ़ा था 1 जूल को अर्ग में बदलिए। किस विधि से? विमीय विधि से। तब आपको पता है, आपने 1 न्यूटन को डाइन में भी बदला था। बल का मात्रक न्यूटन होता है एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है। तो हमने एक कन्वर्जन सीखा है। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग आता है। एसआई यूनिट, ये सब निकालना आपको बताया गया है विमीय वाले चैप्टर में। अब कार्य की प्रकृति या प्रकार, बल और विस्थापन के बीच बनने वाले कोण के आधार पर कार्य 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है धनात्मक कार्य, एक ऋणात्मक कार्य और एक शून्य कार्य। हम सबसे पहले धनात्मक कार्य को समझते हैं। जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है, बल और विस्थापन की दिशा क्या हो? समान हो, या उनके बीच न्यून कोण बने। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम का कोण बन रहा हो, तो किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक कार्य कहलाता है। हम जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है? कार्य का फार्मूला अभी हमने पढ़ा, FD cos थीटा। तो यदि थीटा बराबर 0 है, हम मान लेते हैं, या न्यून कोण है 0 से कम है, तो इस कंडीशन में cos थीटा का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। और जितने cos के 90 से कम के मान हैं, सबके मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, पॉजिटिव आएगा। तो W की वैल्यू क्या आएगी इस कंडीशन में? धनात्मक आएगी। न्यून कोण से मतलब थीटा का मान 0 और 90 के बीच में हो, उस कंडीशन में cos का मान पॉजिटिव आता है। तो इस स्थिति में कार्य को क्या कहते हैं? धनात्मक कहते हैं। या यूं समझ लें कि बल और विस्थापन की दिशा एक समान हो। जैसे ब्लॉक को हमने अभी किया, ब्लॉक को हम हमारी तरफ खिसका रहे हैं, तो जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में बल का वस्तु का विस्थापन हो रहा है, तो वो पॉजिटिव है। अन्य उदाहरण इसके, जैसे गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु नीचे गिरती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, क्योंकि ग्रेविटेशन भी नीचे लग रहा है और पत्थर नीचे की तरफ गिर रहा है। दूसरी कंडीशन देखिए, किसी पत्थर को यदि हम ऊपर उठाते हैं तो उसके भार के बराबर बल हमें ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य भी क्या है? धनात्मक है। हम जिस तरफ बल लगा रहे हैं उसी तरफ पत्थर ऊपर की तरफ उठ रहा है। इस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक है। देखिए डायरेक्शन और कार्य का मतलब तब बदल जाता है। इसी वाले उदाहरण में गुरुत्व के अधीन नीचे गिर रही है वस्तु, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है। ये पत्थर को हम ऊपर उठा रहे हैं। इस स्थिति में जब हम पत्थर को ऊपर उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कार्य, जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है, जब बल और विस्थापन अपोजिट हो। इसका उदाहरण यह होता है जनरली घर्षण बल। जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो सड़क और टायर के बीच में घर्षण बल काम करता है। घर्षण बल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो विपरीत दिशा में घर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो ऋणात्मक कार्य होगा। कंडीशन क्या होगी? अधिक कोण होना चाहिए। थीटा का मान 90 से अधिक और 180 के बराबर या 180 से कम हो। अधिक कोण 90 से ज्यादा वाले कोण को कहते हैं। तो ये अधिक कोण यदि होगा तो ऋण आएगा cos का मान। तो हम कह सकते हैं W इक्वल्स टू FD cos थीटा। मान लीजिए कि थीटा का मान 180 है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो यहां W की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऋणात्मक आ जाएगी, ऋण आ जाएगा यहां, ऋण FD। तो इसको हम कहते हैं ऋणात्मक कार्य। टोटल नाल बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो, अपोजिट हो, या बनने वाला कोण अधिक कोण हो, 90 से ज्यादा हो, 180 तक हो या 180 के बराबर हो, तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अभी हमने पत्थर वाला उदाहरण पढ़ा था। पत्थर को ऊपर उठाने के लिए भार के बराबर ऊपर बल लगाना पड़ता है। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य तो धनात्मक है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं और पत्थर भी ऊपर उठ रहा है। लेकिन इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम कर रहा है। ये पत्थर है और इसको हम ऊपर उठा रहे हैं, तो हमारे द्वारा पॉजिटिव है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है। और इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? ऊपर होगा। तो इस स्थिति में ग्रेविटेशन फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जब खुरदुरी सतह पर किसी वस्तु को चलाया जाता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है?
ऋणात्मक कार्य होता है, ये गति की विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए ऋणात्मक कार्य का ये उदाहरण है। जीरो वर्क, जीरो वर्क के बहुत सारे उदाहरण हैं। आप दो कंडीशन हो सकती हैं, जब आप बल लगाएं किसी वस्तु पर और वो बिल्कुल भी डिस्प्लेस ना हो, उसमें कोई भी विस्थापन ना हो, तो विस्थापन जीरो हो गया, तो एफ डी कॉस थीटा में डी जीरो, तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। या बल और विस्थापन के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको क्या कहते हैं, जीरो वर्क। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है या बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश है, तो वो शून्यकारी है। जैसे आप एक दीवार को धक्का लगाएं, वो टस से मस नहीं होगी, यानी उसमें विस्थापन नहीं हो गया होगा, तो ये किया गया कार्य क्या कहलाएगा, जीरो वर्क कहलाएगा। एफ डी कॉस 90 हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा होता है, थीटा इक्वल्स टू 90, एफ और डी के बीच का कोण क्या है, 90 है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। थीटा बराबर 90 डिग्री है, ये नहीं है, इसमें अधिक कोण है, कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, जीरो, इसलिए यहां पर कार्य क्या होगा, शून्य होगा। जैसे दीवार को धक्का लगाने पर किया गया कार्य, जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो अभिकेंद्री बल, दूसरा उदाहरण है इसका, सदैव विस्थापन के लंबवत होता है। वस्तु का विस्थापन, सर्किल में वस्तु गति कर रही है तो उसका विस्थापन और अभिकेंद्री बल की दिशा क्या होती है, केंद्र की तरफ होती है, तो इस स्थिति में अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। रेलवे स्टेशन पर एक कुली अपने सिर पर सूटकेस रखे हुए खड़ा है और वो चल रहा है, तो यहां पर किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य जीरो है, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा क्या है, का कोण क्या है, 90 डिग्री है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की, एनर्जी। देखिए, प्रत्येक गतिशील वस्तु या कोई वस्तु की स्थिति को बदलें तो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे आप एक पत्थर को फेंक कर मारें एक कांच लगी खिड़की पर, तो वो पत्थर खिड़की का कांच तोड़ देगा। बंदूक से निकली हुई गोली लक्ष्य को भेद देगी। चाबी भरी स्प्रिंग, घड़ी में हम चाबी भरते हैं तो उसकी स्प्रिंग में कार्य करना पड़ता है, वो कार्य घड़ी की सुइयों को चलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वस्तु होती है, चाहे गतिशील हो और चाहे हम उसकी स्थिति को परिवर्तित कर दें, उसके अभिविन्यास को परिवर्तित कर दें, तो उसमें कुछ जो कार्य किया जाता है तो उसमें कुछ कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जो ऊर्जा इकट्ठी होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा दो तरह की होती है, एक स्थितिज ऊर्जा, पूर्व की क्लासेस में 9th में आपने पढ़ा है, एक को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा और एक को कहते हैं गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब जब किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण या अवस्था या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये ऊपर है बॉल, पृथ्वी तल से जो चीज ऊपर रहती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। इस बॉल को नीचे गिराया जाएगा तो हमने इसकी स्थिति जमीन से ऊपर की ओर ले गए, तो इसमें क्या है, ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा है। जब हम इसको नीचे गिराएंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। तो वस्तु की स्थिति यदि परिवर्तित कर दी जाए तो उस परिवर्तित करने में जितना कार्य होता है वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसको कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। बांधों में ऊपर पानी होता है, पानी नीचे गिरता है, वो टरबाइन को चलाता है, तो ऊंचाई पर पानी है, इसका मतलब है उसमें एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। वो नीचे गिरेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी, वो टरबाइन के ऊपर गिरेगा, टरबाइन को चलाएगा, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो कन्वर्जन एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में होता है। ये स्थितिज ऊर्जा जो कि हमने आपको बताया कि इस तरह से स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। स्प्रिंग को दबाने पर या स्प्रिंग को खींचने पर जो कार्य करना पड़ता है वो उसमें उसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो हुई स्थितिज ऊर्जा। अब हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण, आपने देखा होगा हवा चलती है और वो पत्तों को और बहुत सारी वस्तुओं को अपने साथ उड़ा ले जाती है। इसका मतलब है गतिशील वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। किसी भी गतिशील वस्तु में तो उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, जब गतिशील वस्तु के, यहां क्या होगा, गतिशील वस्तु के कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली लक्ष्य को भेद देती है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है।
ठीक है। इस तरह से कोई धावक, कोई एथलीट जब दौड़ता है तो उसके अंदर क्या है, गतिज ऊर्जा है। उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। उस गतिज ऊर्जा के कारण वो दौड़ पा रहा है। एथलीट दौड़ता है, कोई भी व्यक्ति दौड़ता है तो गति कर रहा है, इसका मतलब है उसमें जो कार्य, गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब हम गतिज ऊर्जा का डेरिवेशन निकालेंगे जिससे गतिज ऊर्जा की माप की जाती है। आपने पहले भी 9th में उस डेरिवेशन को, उस व्यंजक को पढ़ा है, हाफ mv², 1/2 mv²। देखिए गतिज ऊर्जा की माप, कोई गतिशील वस्तु में जो ऊर्जा है उसकी माप कैसे करेंगे हम, तो उस पर हमें रोकने के लिए एक बल लगाना पड़ेगा। उस बल को हम कहते हैं अवरोधी बल। तो गतिज ऊर्जा की माप किसी भी गतिशील वस्तु पर लगाए गए अवरोधी बल द्वारा किए गए कार्य के परिमाण से की जाती है। गति कर रही है वस्तु, हम उसको रोकने के लिए कोई बल लगाएं तो इस बल द्वारा जितना कार्य संपन्न होता है वो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, जो उसको गति अवस्था से विराम अवस्था तक लाने में कार्य करना पड़ता है। तो हम वर्क निकालेंगे किसी वस्तु पर, गतिशील वस्तु पर। कैसे निकलेगा, हम मान लेते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु है और वो v वेग से गतिशील है और उस पर हमने एक अवरोधी बल लगाया, रोकने के लिए बल लगाया, अपोजिट फोर्स लगाया कैपिटल F। तो जब रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है गाड़ी पर तो उसमें मंदन उत्पन्न होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो मंदन उत्पन्न होता है, वेग में कमी होती है। समय के साथ वेग में का कम होना मंदन कहलाता है या ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। समय के साथ वस्तु के वेग में कम होने की दर को मंदन कहते हैं। तो हम वेग कम हो रहा है तो वस्तु रुक जाएगी, मान लीजिए d दूरी तय करके वो रुक जाती है। तो इस कंडीशन में गति के द्वितीय नियम से आप लिख सकते हैं F = ma। आपने पढ़ा है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहां त्वरण ऋणात्मक है, मंदन है, इसलिए m × -a आएगा। इससे हम a निकाल लेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -F/m। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब गति का तीसरा समीकरण हम लगाते हैं। तीसरा समीकरण आपको मालूम है v² = u² + 2as। अब यहां कंडीशन ये है कि प्रारंभिक वेग भी है और लास्ट में जाके बल लगाने पर वस्तु रुक रही है। तो जब भी ब्रेक अप्लाई किया जाता है, जब भी वस्तु रुकती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। आपने न्यूमेरिकल्स में इसको करा होगा पिछले अध्यायों में। तो जब वो रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। इसका मतलब अंतिम वेग क्या है, v0। और u की जगह यहां पर हम क्या रखेंगे, v रखेंगे। a की जगह ये हमने निकाला है ये रख देंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब तक जो हमने किया वो ये किया, F = m - a निकाल लिया, तीसरा समीकरण लिखा। जैसा कि मैंने बताया कि अंतिम वेग 0 हो रहा है तो v उसका प्रारंभिक वेग होगा और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। यानी v की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और u की जगह क्या रखेंगे, v रखेंगे। यहां ये बात आप ध्यान रखिए करते समय, u की जगह क्या रखाएगा, v, क्योंकि v वेग से वो चल रही है, ये प्रारंभिक वेग है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है क्योंकि वो रुक रही है। तो हमने ये 0 रख दिया, u की जगह v रख दिया, 2 और a की वैल्यू हमारे पास समीकरण 1 में है -F/m, हमने यहां रख दी 2 - F/m d। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, v² = -2fd/m। इसका पक्षांतर कर दीजिए यहां तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2fd/m = v²। अब हम इसका पक्षांतर करें तो ये गुणा में आ जाएगा mv², 2 ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, यानी 1/2 हम इसको लिख सकते हैं। तो fd की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2 mv²। देखिए m का यहां गुणा हो गया और ये 2 का हमने पक्षांतर किया तो ये 2 नीचे आ गया, यानी हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब fd आप जानते हैं w होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो fd की जगह आप w रख दीजिए। समीकरण 2 और 3 की तुलना यदि आप करें तो ये कार्य क्या आएगा, हाफ mv²। ये कौन सा कार्य है, इस अवरोधी बल द्वारा इस वस्तु को रोकने में किया गया कार्य। इसी कार्य से हम गतिज ऊर्जा की माप करते हैं।
तो इसका मतलब है ये W क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा, इसको K लिख देते हैं, K, इसको EK भी लिखा जाता है, E सफिक्स K, कई जगह E के बगल में हम क्या लिख देते हैं, K लिख देते हैं। तो EK से भी इसको काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा जाता है। K डॉट E डॉट भी लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये कन्वीनियंट होता है, यदि हम कोई और डेरिवेशन में मान रखना है तो हम सीधा सीधा K रख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv²। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एक डेरिवेशन और करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका स्टेटमेंट ये है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य जो किया जाता है बल द्वारा, ये जो पिछला डेरिवेशन गतिज ऊर्जा का किया है, इसमें हमने अंतिम वेग को 0 किया। यहां पर u भी रहेगा और v भी रहेगा और आपकी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जरा समझ लीजिएगा। बल द्वारा किया गया कार्य यानी W, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, परिवर्तन को हम डेल्टा से शो करते हैं। तो W इक्वल्स टू क्या होगा, इस स्टेटमेंट का गणितीय जो व्यंजक है W इक्वल टू डेल्टा के। अब डेल्टा के को और एक्सपेंड करते हैं हम, तो क्या हो गया, W को हम लिख सकते हैं KF माइनस KI, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। K सफिक्स F का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और K सफिक्स I का मतलब इनिशियल। तो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा घटाएंगे तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल्स टू हाफ mv²। ये अंतिम गतिज ऊर्जा, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तीनों प्रकार से इस प्रमेय के कथन को गणितीय रूप में लिखा जा सकता है, ये आप समझ लें। अब हम इसको वैसे ही प्रूफ कर देंगे। माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है, यहां पर प्रारंभिक वेग u है, उस पर F बल लगाया जाता है, उसमें A त्वरण उत्पन्न होता है। इसमें अवरोधी बल की चर्चा नहीं है। u वेग है प्रारंभिक और बाद में वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। डिस्टेंस वो तय करती है d। वही हम लिखेंगे गति का दूसरा नियम, वहां माइनस से लिखा था, यहां मंदन की बात नहीं है। त्वरण है F बराबर क्या होगा, ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो गति का तीसरा समीकरण लगाई है जो हमने अभी लगाया, v² इक्वल टू u² प्लस 2ad। अब इसमें क्या होगा, u² का हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, ये माइनस हो गया। तो अब हम इससे d का मान निकालें। d का मान निकालें तो ये 2a का पक्षांतर होगा, तो यहां नीचे आ जाएगा 1/2a लिख सकते हैं इसको, v² माइनस u²। ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं w इक्वल्स टू क्या होता है, fd, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। F का मान क्या है, ये है। D का मान क्या है, ये है। ये दोनों मान समीकरण 1 और 2 के मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो हम F की जगह लिखे ma और ये लिखे D का मान 1/2a v² माइनस u²। यहां इस a से इस a को आप कैंसिल कर दीजिए, m का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 1/2 m v² माइनस u²। ये बिल्कुल यहां पहुंच गए हम। हाफ m को आप कॉमन लेंगे तो अंदर v² माइनस u² आएगा। अब इसको गुणा करके आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा पूरा डेरिवेशन अभी तक हमने किया। तो हमने अब इसका गुणा कर दिया हाफ m का v² माइनस u², तो हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये है अंतिम गतिज ऊर्जा, ये है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये माइनस लगा है यानी अंतर आ रहा है। इसका मतलब है किसी बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू KF माइनस KI, K सफिक्स F माइनस K सफिक्स I। ये अंतिम गतिज ऊर्जा है और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। तो बड़ी आसानी से आप पिछले डेरिवेशन में आपने v को 0 करना है, a की जगह माइनस से रखना है। इसमें आपने u भी लेना है और v भी लेना है, त्वरण होगा इसमें, उसमें मंदन था। तो F बराबर ma से शुरू कर दीजिए। बहुत इजी डेरिवेशन है। मुझे लगता है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे।